दोस्त, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल अखंड भारत एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। इस चैनल पे हम लोग बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस एसएससी आदि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। ठीक है, हम हिंदी यूनानी आपको पढ़ा चुके थे, उसमें इसका विशेषता बचा हुआ है जो कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं लोग कि हिंदी यूनानी की विशेषता क्या थी। ठीक है, देखिए, ये यौन से आकर भारत में बस गए थे, इन्हें हिंद यूनानी कहा जाता है। ये कहाँ से आए हुए थे? हिंद यूनानी कहाँ से आए हुए थे? यौन से आए हुए थे। ठीक है, इन्हें काली मिर्च बहुत ही पसंद थी, अतः काली मिर्च को यमन प्रिय कहा जाता था। जो हिंद यूनानी लोग थे, जो हिंद यूनानी से आए हुए थे, उन्हें क्या पसंद था? तो काली मिर्च पसंद था, इसलिए इसे यमन प्रिय कहा जाता था। ठीक है, भारत में पहली बार चित्रयुक्त एवं लेखायुक्त सोने के सिक्के यूनानियों ने चलाया, जिसे ड्रम कहा जाता था। यह अखरोष्टी भाषा में लिखा गया है। कहने का मतलब कि भारत में जो लिखने वाला और जो चित्र होता था, ऐसे सोने के सिक्के किसने चलाया था? तो यूनानियों ने चलाया था। किसने? यूनानियों ने चलाया था। और यूनानी किसे बोला जाता है? जो हिंद यूनान के थे उसी को यूनानी बोला जाता है, जिसे हम लोग क्या बोले? ड्रम कहा जाता है। ये जो प्रमाण मिला कौन सी भाषा में लिखा गया? ये प्रमाण हम लोग खरोष्टी भाषा में लिखा गया, उसी से हम लोग क्या हुआ इसे पता चला है। यूनानी ने भारत में खगोल, ज्योतिष, गणित तथा समय का गणना प्रारंभ किया। यूनानियों ने ही ज्योतिष, गणित और समय का क्या किया? अवधारणा बताया कि ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, नाटक का विकास यूनानियों के द्वारा हुआ और भारतीय नाटक में पर्दा के लिए यौनिका शब्द का प्रयोग होता है। कहने का मतलब जो हम लोग नाटक देखते हैं लोग स्कूल में या कहीं भी नाटक होता है, ठीक है, जो बच्चे खेलते हैं नाटक, ये सबसे पहले जो नाटक ये इसका विकास किसने किया था? तो यूनानियों ने किया था। ठीक है, और भारतीय नाटक में जो पर्दा के लिए यौनिका शब्द का प्रयोग होता है, और जो भारतीय कहने का नाटक होता है उसमें पर्दा के लिए किसका शब्द, कौन से शब्द का प्रयोग होता है? यौनिका शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, देखिए, इंडो ग्रीक शासन में मूर्ति निर्माण के क्षेत्र में एक नई शैली गांधार शैली का विकास हुआ और इसी शैली में निर्मित प्रथम मूर्ति महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाई गई। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि महात्मा बुद्ध की मूर्ति कौन सी शैली में बनाई गई थी? तो गांधार शैली का। देखिए, कौन सी शैली में? तो गांधार शैली का विकास हुआ था और उसी शैली में कौन सा? महात्मा बुद्ध के प्रथम निर्मित शैली बनाई गई थी। ठीक है, और ये किसके क्षेत्र में हुआ था? एक शासक थे जिसका नाम का क्या था? इंडो ग्रीक था। ठीक है, उन्होंने क्या किया था? मूर्ति का निर्माण करवाया था गांधार शैली में। मगर जब आप लोग बीपीएससी पढ़िएगा तो गांधार शैली में भी क्या होता है? महात्मा बुद्ध का प्रथम मूर्ति का निर्माण नहीं बताया गया, उसमें सब किसी का अलग अलग मत था। ठीक है, कोई कुछ बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था, तो इसका निश्चित समय को आधार नहीं दिया गया। लेकिन कोई भी चपरासी खलासी का अगर एग्जाम है तो आप उसमें क्या मार सकते हैं? गांधार शैली का समय मार सकते हैं। ठीक है, अब तो हम लोग यूनानी हिंदी यूनानी पढ़ चुके हैं लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? शक वंश। जैसे ईज का मतलब इंडो ग्रीक और एस का मतलब शक वंश। ठीक है, या सिथिलियन वंश। तो आइए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं लोग। कल आप लोग को ये ट्रिक हम बताए थे, ईज पी के। ठीक है, तो ईज पी के यानी आई से क्या होगा? इंडो ग्रीक, और एस से क्या होगा? शक वंश। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं इसके बारे में। ये शक वंश, देखिए, जो मौर्य काल में भारत पर आक्रमण करने वाला दूसरा आक्रमणकारी शक या सिथिलियन थे। यानी भारत पे जब मौर्य वंश का खत्म हो गया था तो पहले आक्रमण कौन किए थे? इंडो ग्रीक यानी जो हिंद यूनानी थे, पहले आक्रमण वो किए थे। और दूसरे आक्रमण कौन किए थे? तो दूसरा आक्रमण शक वंश ने किया था। ठीक है, जैसे सिथिलियन के नाम से भी जाना जाता है। ये बेल दर्रा पार करके भारत आए थे। ये कौन सा दर्रा पार करके भारत आए थे? बेलन दर्रा पार करके भारत आए थे। और वो कौन सा पर्वत? हिंदुकुश पर्वत को पार करके क्या आए थे? भारत आए थे। कौन? हिंद यूनानी। ठीक है, शक मध्य एशिया के रहने वाले थे। जो ये शक थे, शक वंश के जितने भी कहाँ के रहने वाले थे? मध्य एशिया के रहने वाले थे। ठीक है, देखिए, इन्हें यूची वंश वालों ने मध्य एशिया में भगा दिया। यानी कहने का मतलब जो काबिला वाले थे लोग, उसे मध्य एशिया से क्या किया? भगा दिया था। जो काबिला वाले जो यूची वंश के लोग थे, मध्य एशिया से किसको भगा दिया था लोग? शक वंश को भगा दिया था लोग। शकों के शासन व्यवस्था
क्षेत्रप शासन व्यवस्था थी। यानी कहने को क्षेत्रप, यहाँ पे एकले बैठा दिएगा, क्षेत्रप हो जाएगा। ठीक है, जो शकों को जो शासन था, कौन सा व्यवस्था था? क्षत्रप शासन व्यवस्था था। ये भारत में आकर 5 जगह बसे हुए थे। जो शक वंश थे, ये जो भारत में आए थे बेलन द्वारा पार करके, तो ये 5 जगहों क्या किए थे? अपना डेरा डाले हुए थे। ये 5 जगह क्या किए? बिखर के बसे हुए थे। कौन? शक वंश। ठीक है, देखिए शक राजाओं का क्षेत्रप कहा जाता है। जो शक राजा होते हैं उन्हें किस नाम से भी जाना जाता है? क्षत्रप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, शकों ने भारत में उत्तर और पश्चिम दिशा में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। कहने का मतलब जो शक आए थे 5 राज्यों में बसे हुए थे, 5 जगह बसे हुए थे। ठीक है, वो कहाँ कहाँ बसे हुए थे और वो अपना विस्तार कौन कौन से दिशा में किया था? तो उन्होंने अपना विस्तार उत्तर और कहाँ? पश्चिम दिशा में किया था। ठीक है, अपने साम्राज्य का। देखिए पहला उन्होंने गांधार, दूसरा तक्षशिला, तीसरा मथुरा, चौथा उज्जैन और 5वां नासिक में उन्होंने क्या किया था? अपने रहने का आवास यानी स्थिर रहे थे लोग। ये 5 जगह। ठीक है, गांधार पाकिस्तान अफगानिस्तान में, तक्षशिला पाकिस्तान में, मथुरा यूपी में और उज्जैन एमपी यानी मध्य प्रदेश में और नासिक महाराष्ट्र में है। ठीक है, तक्षशिला में शाक वंश की स्थापना माउस के द्वारा किया गया था। यानी कहने का मतलब जो तक्षशिला में शक वंश गए थे लोग, सब 5 जगह बिखरे हुए थे। ठीक है, याद है ना? ये 5 जगह आपको नाम बता दिए। अब देखिए हम एक एक करके पढ़ते हैं लोग। देखिए कहने का मतलब जो तक्षशिला है, तक्षशिला में ये शक वंश का स्थापना किसने किया था? तो माउस के द्वारा किया गया था। कौन? एक माउस नामक व्यक्ति था, उन्होंने क्या किया? तक्षशिला में शक वंश का स्थापना किया था। ठीक है, मथुरा में शक वंश की स्थापना राहुल के द्वारा किया गया था। और मथुरा में जो शक वंश की स्थापना हुआ था किसके द्वारा? राहुल के द्वारा किया गया था। और उज्जैन में शक वंश की स्थापना चेष्टक के द्वारा या यशोमती के द्वारा किया गया था। देखिए ये जो 3 जगह है, सबसे पहले तक्षशिला में शक वंश का स्थापना माउस के द्वारा हुआ था, मथुरा में राहुल के द्वारा किया गया था और उज्जैन में चेष्टक या यशोमती के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं लोग कि नासिक की लास्ट किया था। ठीक है, नासिक में शक वंश का स्थापना भूमक के द्वारा किया गया था। किसे? भूमक के द्वारा किया गया था। ठीक है, नासिक में शक वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो भूमक के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये हम लोग आगे चलते हैं लोग। देखिए मथुरा के जो शक शासक थे राजुल को मालवा के शासक ने 57 ईसा पूर्व में पराजित कर दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर लिया। ठीक है, इस उपलक्ष्य में उसने 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत नामक कैलेंडर क्या किया था? जारी किया था। ठीक है, कहने का मतलब कि जो मथुरा के शासक थे, जो शक वंश के शासक थे राजुल, उन्हें एक मालवा का राजा था जिसका नाम क्या था? मालवा के एक राजा था। उन्होंने क्या किया कि इसको हरा दिया और हराने के बाद विक्रमादित्य के एक उपाधि तो उसे धारण कर लिया। और इसी खुशी में उन्होंने 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत एक नामक कैलेंडर होता है उसको क्या कर दिया? जारी कर दिया था। कौन? तो मालवा के शासक था वो। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान का यह मूल कैलेंडर था, लेकिन भारतीय संविधान का जो मूल था क्या था? कैलेंडर था। किंतु 1957 विक्रम संवत में शक वंश, थोड़ा छोटा कर दे, दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, दिख रहा होगा। शक जो सावंत थे ना को अपना लिया गया। भारतीय संविधान का जो पहले मूल कैलेंडर था, भारतीय संविधान का मूल कैलेंडर था। ठीक है, किंतु 1957 में विक्रम संवत में शक सावंत को अपना लिया गया था। ठीक है, जो भी कैलेंडर होता है विक्रम संवत, उसी में क्या किया था? शक सावंत को अपना लिया गया था, यानी अपने पास रख लिया गया था। नासिक का शक शासक नहपान ने सतवाहन शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी पर आक्रमण किया किंतु पराजित हो गया। कहने का मतलब एक नासिक का जो व्यक्ति था कौन था? नहपान। ठीक है, वो जो स्थापना किया था उसके बाद ये नहपान आया हुआ था, जो कि सतवाहन के राजा थे। कौन? गौतमीपुत्र। उसी से इन्होंने क्या किया? लड़ाई किया, लेकिन इन्होंने क्या किया? हार गए। उससे क्या किए? हार गए, पराजित हो गए। इसकी जानकारी नासिक के जोगलथम्बी से मिले सिक्के से मिलती है। इसकी जानकारी किससे मिलती है? तो एक नासिक में जो जोगलथम्बी सिक्का है उससे मिलती है। आपको पीछे हम पढ़ाए हुए हैं कि जो गौतमीपुत्र है कि एक सिक्के के एक पहलू पे एक तलवार लेके क्या हुए? खड़े हुए हैं, और जो नहपान है उनका हुआ नीचे झुका हुआ है
और वो क्या कर रहे हैं, उनके गोड़ पे गिरा हुआ है और ये तलवार लेके खड़े हुए हैं, जो कि उस युद्ध को क्या करता है, प्रतीक दिखाता है। ठीक है, इन सिक्कों पे एक तरफ नाहपान की आकृति है, दूसरी तरफ गौतमी पुत्र की सतकर्णी की आकृति दी गई है, चित्र दिया गया। देखिए इसमें बता भी दिया गया, यहाँ पे क्या क्या वो चित्र दिया गया है। ठीक है, सबसे प्रतापी शासक उज्जैन का रुद्रदामन था। कहने का मतलब जो शक आए थे, जो शक शासक वंश आए थे, उसमें सबसे प्रतापी शासक जो उज्जैन का क्या था, रुद्रदामन था। रुद्रदामन सतवाहन शासक विशिष्ट पुत्र पुलमायो को पराजित कर दिया। और रुद्रदामन ने जो सतवाहन वंश थे उसके एक राजा था जिसका नाम क्या था, विशिष्ट पुत्र, उनको क्या कर दिया, पराजित कर दिया था, यानी हरा दिया था। ठीक है, रुद्रदामन का गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में गिरनार पहाड़ी पर जूनागढ़ अभिलेख मिलता है। कहने का मतलब कि रुद्रदामन का एक, सॉरी यहाँ पर रुद्रदामन गलत हो गया, आप लोग बना लिए रुद्रदामन, यहाँ पर रॉ खींच लिए गए रुद्रदामन। ठीक है, रुद्रदामन के एक गुजरात में एक क्या है, एक अभिलेख है जिसका नाम क्या है, जूनागढ़ अभिलेख। ये कहाँ मिलता है, तो गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत एक जिला है जो कि गिरनार पहाड़ी पे है। ठीक है, वहीं पे जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। यह संस्कृत भाषा में लिखा भारत का पहला अभिलेख है। यानी क्वेश्चन आ जाएगा कि भारत में लिखा हुआ, संस्कृत में लिखा हुआ भारत का पहला अभिलेख कौन सा है, तो जूनागढ़ अभिलेख है। ठीक है, इस अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सरकारी खर्च में गुजरात में सौराष्ट्र में सुदर्शन झील को बनवाया था। और जूनागढ़ अभिलेख में इससे ही जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य एक शासक थे जिन्होंने एक झील बनाया था। कौन सा झील, जिसका नाम है सुदर्शन झील। उनके खर्च को बताया गया कौन से, तो जूनागढ़ अभिलेख में। ठीक है, यह अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिम में विस्तार की जानकारी देती है। और ये जूनागढ़ अभिलेख से जो चंद्रगुप्त मौर्य पश्चिम भाग में जो विस्तार की, तो उसका भी जानकारी इससे मिलता है। ठीक है, रुद्रदामन ने इस झील का पूर्ण निर्माण अपने अधिकारी सुविशाख द्वारा करवाया था। यानी कहने का मतलब जब इसका पूर्ण निर्माण हुआ था तो रुद्रदामन ने करवाया था। पूर्ण निर्माण किसने करवाया था, रुद्रदामन ने करवाया था। कौन सा झील का, तो सुदर्शन झील का। ठीक है, और किसके द्वारा, तो उनके एक अधिकारी का नाम था कौन, जियोरधार। ठीक है, जियोरधार, सॉरी सुविशाख के द्वारा उन्होंने करवाया था। ठीक है, आइए अब तो कलरफुल दिख रहा होगा कि आप लोग को थोड़ा रोमांचक होना चाहिए क्या, तभी अच्छा सब, तभी पढ़ने में मजा भी आता है। ठीक है, देखिए गुप्त शासक स्कंद गुप्त ने भी करवाया झोल का निर्माण, का पूर्ण निर्माण, सॉरी झोल नहीं, यहाँ पे झील होगा। ठीक है, आप लोग झील इसको दीर्घ इसमें सटा लीजिएगा, इसमें दिखेगा नहीं। मैंने कहने के ये गुप्त के शासक थे जिसका नाम क्या था, स्कंद गुप्त। उन्होंने भी सुदर्शन झील का पूर्ण निर्माण करवाया था। ठीक है, ये नोट है जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट होता है नोट। देखिए ब्राह्मणी लिपि का आधुनिक रूप देवनागरी लिपि है। कहने का मतलब कि जो ब्राह्मणी लिपि का आधुनिक जो रूप है, ठीक है, पुराना रूप, ठीक है, वो कौन सा है, तो देवनागरी लिपि है। ठीक है, संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और जो संस्कृत होता है हम लोग किस भाषा में लिखते हैं, तो देवनागरी लिपि में लिखते हैं। यानी आधुनिक जो बीता हुआ चीज़ होगा। ठीक है, पहले ब्राह्मणी लिपि का आदमी यानी पुराना थी क्या था, देवनागरी था। और जो हम लोग संस्कृत लिखते हैं लोग कौन सी लिपि में लिखते हैं लोग, तो देवनागरी में लिखते हैं। ठीक है, देखिए शक वंश का जो अंतिम शासक था कौन था, रुद्र सिंह तृतीय थे। कौन थे, रुद्र सिंह तृतीय थे। ठीक है, देखिए गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक का सर्वनाश कर दिया और इस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। कहने का मतलब एक गुप्त शासक था जिसका नाम क्या था, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, अबे यार किधर भागते, इधर आ जाओ, तेरे बिना मन नहीं लगता मेरी। क्या था, एक गुप्त शासक था जिसका नाम क्या था, चंद्रगुप्त द्वितीय। इन्होंने क्या किया, शक वंशों को सर्वनाश कर दिया, यानी साफ खत्म कर दिया। ठीक है, और खत्म करने के बाद एक उपाधि धारण किया, कौन सा, विक्रमादित्य का उपाधि उन्होंने क्या कर लिया, धारण कर लिया था। और चांदी के सिक्के चलाए, और उस समय उसी का उदाहरण क्या, चांदी के सिक्के चलाए, और इस सिक्के को रूपक कहा जाता था। क्या कहा जाता था, रूपक कहा जाता था। ठीक है, शक शासकों ने 78 ईसा पूर्व प्रारंभ किए कनिष्क के कैलेंडर का इतना अधिक प्रयोग किया कि इसे शक सावंत कहते हैं। यानी कहने का मतलब शक सावंत जो थे, ठीक है, जो 1870 में किए गए कनिष्क के, जो कनिष्क ने कैलेंडर प्रारंभ किया था, कौन सा, तो शक सावंत कैलेंडर प्रयोग किया था। इन्होंने शक सावंत के जो राजा थे इतना उपयोग में लाए, इतना प्रयोग में लाए कि आगे चलकर इस कैलेंडर को शक सावंत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब जो गांव ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाता है, फेमस हो जाता है, और कोई उस गांव का कोई आदमी बड़ा होता है,
उस गांव में धनिक वनिक होता है या कुछ नाम होता है तो गांव का नाम क्या होता है उसी के नाम से हो जाता है, या कोई चौक वौक होता है उसी के नाम से हो जाता है। सेम वैसा ही था। जो कनिष्क ने कैलेंडर जारी किया था तो शक सावंत थे, बहुत उपयोग उसका यूज कर रहे थे, बहुत उपयोग कर रहे थे। तो उसी के नाम पे क्या हुआ, उसका उस कैलेंडर का नाम क्या हो गया, शक सावंत हो गया। ठीक है। तो तब अब हम बचे क्या, देखिए ग्रेगोरियन कैलेंडर बचा। ठीक है, इसको हम लोग कल करेंगे लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर को। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए आपको यहीं पे ये टिक कर रहे। कल हम लोग ग्रेगोरियन के बारे में पढ़ेंगे लोग। ठीक है, आप लोग जितना पढ़ रहे हैं लोग उतना क्या कहते हैं कंप्लीट करते चलिए। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को पीटी में तो बीपीएससी की पीटी तक नहीं दिक्कत होगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मेरा 15% दिक्कत होगा, 15% दिक्कत हो तो आप लोग बुक्स पढ़ के क्या कीजिएगा, उसको कवर कीजिएगा लो। ज़्यादातर आप लोग एनसीईआरटी बुक पढ़िए लो, और जो घटना चक्र का बुक आता है वो उसको क्या कीजिए प्रिफेयर कीजिए लो। ठीक है, उसको पढ़िए लो तो आप लोग का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। धन्यवाद। आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों को भी क्या कीजिए, इसको शेयर कीजिए और इसको और आगे बढ़ाते चलिए। चलिए थैंक यू।